चलो तो एनसीईआरटी में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2.27 करना है, ठीक है। 2.27 लिखा है, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीशीज He2 प्लस H2 प्लस H2 एंड O2 प्लस। तो आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेना, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो अगर हम हाइड्रोजन लिखेंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका प्लस वर्जन लिखेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया। O2 लिखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 प्लस 8 16 हो गए, और इसका O2 प्लस लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव मतलब एक कम, नेगेटिव मतलब एक ज्यादा, ठीक। उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है सिंबल्स ब्रोमीन 3579 एंड 79 वी आर एज रिटन वेयर एज दिस सिंबल इज नॉट अलाउड। तो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट में, मास नंबर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ये रूल है। तो यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर लिखना है और यहाँ मास नंबर लिखना है, पहले ये कंडीशन पता होनी चाहिए। दिस इज योर एटॉमिक नंबर एंड दिस इज योर मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर लोअर सबस्क्रिप्ट में, एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट में, और मास नंबर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ये रूल है। एलिमेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो उसने लिखा हुआ है वेयर एज सिंबल 79 Br35 एंड Br35 इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो आपको क्लियर हो गया। मास नंबर शुड बी इन सुपरस्क्रिप्ट, मास नंबर शुड बी इन सुपरस्क्रिप्ट, and atomic number should be in subscript. Atomic number should be in subscript. ठीक है बेटा। Then your question is 51. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में लिखा है, देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये जे एडवांस आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी सॉल्व करनी जरूरी होती है। क्वेश्चन 2.31। तो 2.31 देखो, अब आपको समझ आएगा। इसमें पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन एटम फॉर विच क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 एंड स्पिन क्वांटम नंबर -r। तो अगर n इक्वल टू 4 है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने फॉर्मूला 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2n स्क्वायर विच इज 2 into 4 स्क्वायर विच इज 32। अब इस 32 इलेक्ट्रॉन में से 16 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगा, और बचे 16 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर -½ होगा। तो आपसे पूछा है कितनों के लिए -½ होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 16, ठीक। सेकेंड पार्ट में पूछा n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0। n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0 मतलब 3s हो गया। 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, डेसिमल क्वांटम नंबर 0 चाहिए, ठीक है। 2 होंगे एंड n इज इक्वल टू 0, तो ये 3s हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सीधे सीधे बात खत्म, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.27। अच्छा, ये तो बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 31। 31 भी हो गया। 31 के बाद 42। 42 में लिखा था एलिमेंट विद द मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7 मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, असाइन द एटॉमिक सिंबल। आपको पता है किसी भी एलिमेंट का सिंबल उसके एटॉमिक नंबर से डिफाइन करते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है दैट इज बाय इट्स एटॉमिक नंबर। सिंबल इज बाय एटॉमिक नंबर विच इज Z। Z से डिसाइड करना है सिंबल, ठीक है। तो अब हमारे पास Z जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो गए वो हो गए Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसने बोला हुआ है 31.7% ज्यादा है। 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 1.317 Z। 31.7% ज्यादा का मतलब समझाए ना कैसे, Z में Z का 31.7% ऐड कर दो,
ये तो मतलब हुआ, ये वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, मास नंबर। तो z प्लस 1.317 z इज इक्वल टू कितना, मास नंबर। और वो अपने को कितना दिया है, 81। यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, 81 बाई 2.317। ये सॉल्व करके बताइए z कितना आ रहा है। एक बार z आ जाएगा तो सिंबल पता चल जाएगा। करा है किसी ने? ये अप्रोक्सीमेटली 35 आ जाएगा, तो सिंबल हो गया 35 Br81। ठीक है, एटॉमिक नंबर से सिंबल डिसाइड करते हैं। एटॉमिक नंबर 35, सो एलिमेंट विल बी ब्रोमीन। ठीक है, सर अगर एटॉमिक सिंबल में सर अगर एलिमेंट का नाम ना लिखें सर एक्स और वाई के फॉर्म में दे दें। नहीं वैसे नहीं लिख सकते, कम से कम 36 तक के तो एलिमेंट एकदम सही से लर्न होने चाहिए। मैंने बोला ना आपके कोर्स में अप टू एटॉमिक नंबर 36 सारे एलिमेंट कोर्स में है, आपको 1 to 36 तो सारे एलिमेंट लर्न करने हैं अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ भी इफ बट नहीं लगाना है। अप टू एनसीईआरटी क्वेश्चन में ब्रोमीन लिखना ही पड़ेगा। आप एक्स वाई जेड लिख दो, टीचर नंबर काटने के लिए फुल ऑथराइज्ड है। बोर्ड एग्जाम में ये सब नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 32। 32 शायद मैंने तो पहले ही बताया हुआ। 32 आपका देखो डी ब्रॉगली इक्वेशन वाला प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 2.32 में देखो दिया हुआ है, इट्स गिवन शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is the integral multiple of d Broglie wavelength associated with the electron revolving around it। तो देखो आपको बोर मॉडल में फॉर्मूला पता है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यहाँ से mv की जगह पे अगर हम h अपॉन लैम्डा प्लेस कर दें तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा hr बाई लैम्डा इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये इसी को सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये 2 पाई r इक्वल टू h तो कैंसिल हो जाएगा n लैम्डा। और आपको देखो यही प्रूफ करना है, 2 पाई r क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू n इंटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ है भी, यही प्रूफ करना था, n इंटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्वेश्चन में ये पूछा है कि सर्कमफ्रेंस जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल है। सो n इंटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। 2.18 2.18 में दिया, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट, and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? The ground state electron energy is minus 2.18 into 10 to the power minus 11 hertz। तो हमारे एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अर्ग। नॉर्मली जो हम लोग फॉर्मूला लर्न करते हैं वो होता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहाँ पे जो माइनस 13.6 होता है वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है। यहाँ पे उसने इस सवाल को बोला कि अर्ग में सॉल्व कर लो, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसने चेंज करके दे दी, दैट इज माइनस 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 11। तो ये आपका नया फॉर्मूला बन गया। आपको क्वेश्चन में जूल में पूछा है तो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जा रहा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी आ जाएगी माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अर्ग, और फिफ्थ ऑर्बिट एनर्जी निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू जेड स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर। तो आपको E5 माइनस E1 पूछा गया है, तो E5 माइनस E1 करेंगे तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कॉमन करेंगे, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1 बाई 25। ये वैल्यू हो गई 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 24 बाय 25 अर्ग। बाद में अर्ग को जूल में कन्वर्ट कर लोगे। यस जूल में कितना होता है, 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, 1.6 into 10
So 1 arg is equal to 10 to the power minus 7 जूल होता है, तो जो अर्ग में वैल्यू आएगी उसको जूल्स में कन्वर्ट कर देना। फिर उसने पूछा है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, तो बस इसी को एनर्जी को hc by लैम्डा के इक्वल कर देना। तो आप एनर्जी सॉल्व करके लाओगे उसको hc by लैम्डा के इक्वल कर देना। आगे सॉल्व कर लोगे ना, h की जगह 6.626 into 10 to the power minus 34, c की जगह 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। एनर्जी आप जूल में निकाल चुके हो, उसको इसके इक्वल करके वेवलेंथ निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। Question number 47 is given. Neon gas is generally used in the signboard. It emits strongly at 6 nanometer. Calculate the frequency of the emission. तो सीधा सवाल था बेटा, आपको वेवलेंथ दे रखी है 616 नैनोमीटर, तो उसको 616 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स दे सकते हैं। अब इससे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो c by लैम्डा, दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 616 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 हर्ट्ज। पहला पार्ट सॉल्व। दूसरे पार्ट में पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकंड्स। तो आपको पता है रेडिएशन की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो 30 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम दे रखा है आपको 30 सेकंड्स। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर्स ये इसकी ट्रैवल होगी। अगले केस में पूछा है एनर्जी ऑफ द क्वांटम। एनर्जी कैसे निकालते हैं, या तो एच न्यू से कैलकुलेट करेंगे या फिर एच सी बाई लैम्डा से कैलकुलेट करेंगे। तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 616 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, कितने जूल्स। लास्ट में पूछा है नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो आपको बताया था एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, तो 2 जूल नंबर ऑफ क्वांटा, अगर 2 जूल में निकालना है तो एक क्वांटा की एनर्जी निकाल चुके हो, उससे 2 जूल्स में डिवाइड कर दो। तो आपका नंबर ऑफ क्वांटा जो आएगा, मतलब नंबर ऑफ क्वांटा इज सेम एज नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो 2 जूल एनर्जी में एनर्जी ऑफ फोटॉन से डिवाइड कर दो, which is 6.6 into 10 power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 into 616 into 10 to the power minus 9। ये आपके नंबर ऑफ क्वांटा आ रहे हैं। एक फोटॉन की एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी 2 जूल्स है, तो 2 जूल्स में एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ क्वांटा आ जाएगा। ठीक, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। Question is given. Lifetimes of the molecule in the excited state are often measured by using pulse radiation source of the during nearly in the nanoseconds. If the radiation source has a duration of 2 nanoseconds, then the number of photons emitted during the pulse source of this much. Calculate the energy of the source. तो देखो आपको जो वैल्यू दे रखी है, the number of photons emitted during the pulse source is 2 into 10 to the power 15. तो 2 into 10 पावर 15 जो है वो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे इस सोर्स की आपको एनर्जी बतानी है। तो उसने बोल रखा है कि जो रेडिएशन सोर्स है उसकी ड्यूरेशन है 2 नैनोसेकंड, तो उसकी अगर फ्रीक्वेंसी लिखोगे ये 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड्स हो गया, यानी इतने हर्ट्ज बन गया। और इस टाइम में उसने जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट किए वो आपको पता चल गया। नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने पास कितने, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 15, और एनर्जी ऑफ अ फोटॉन लिखेंगे तो ये h न्यू के इक्वल आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और टोटल एनर्जी लिखेंगे तो फोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो। So total energy is 6.6 into 10 to the power minus 34 by 2 into 10 to the power minus 9 into 2.5 into 10 to the power 15। इतने जूल्स आपकी एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में लिखा है फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम मेटल इज इरेडिएटेड टू द डिफरेंट वेवलेंथ, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो नीचे देखो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो है वो स्पीड दे रखी है, आपको वेवलेंथ दे रखा है 500
450, 400 और इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड दे रखी है 2.55 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है उसको, और ये यूनिट आपको नैनोमीटर्स में दे रखी है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में स्पीड दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है 4.35 इंटू 10⁻⁻5 और ये 5.35 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल आपको पता है, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। आपसे चूंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है तो वर्क फंक्शन की जगह एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख लो। ठीक है, अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक लैम्डा नॉट और एक एच। नॉर्मली हम एच की वैल्यू अपनी तरफ से कांस्टेंट में प्लेस कर देते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा है प्लांट कांस्टेंट बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल का केस बना देंगे। तो सबसे पहले हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू स्पीड 2.55 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, मेरे को फॉल्टी है, चलो फिर भी करता हूँ। तो 10⁻5 सेंटीमीटर है, तो उसको अगर मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻7 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, दिस इज इक्वल टू एच इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ ये कॉमन कर लो, इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट, 1/λ की जगह लिख लो 500 नैनोमीटर। तो v स्क्वायर चलेगा ना? हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे वेवलेंथ नैनोमीटर में तो 10⁻⁹ पहले ही बार कर दो मीटर्स के लिए, तो 1/500 माइनस 1/λ नॉट, एक इक्वेशन ये हो गई। अब ऐसे दूसरी इक्वेशन लिख दो, हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 4.35 इंटू 10⁻7 स्क्वायर is equal to h into 3 into 10⁸ divided by 10⁻⁹ into 1/450 minus 1/λ नॉट। ये रिजल्ट हो गए। तो अभी पहला काम क्या करोगे, पहले दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो एच कट जाएगा, लैम्डा नॉट निकल आएगा सॉल्व होके। तो ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, ये इक्वेशन है ये दूसरी इक्वेशन है। फर्स्ट यू विल टेक द रेशियो, तो उससे लैम्डा नॉट निकलेगा, और एक बार लैम्डा नॉट आ जाएगा तो किसी भी एक एक्सप्रेशन में पुट करके एच निकाल लेना। कर लोगे सॉल्व आगे? यस सर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे और अगर प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू सही नहीं मैच कर रही हो तो मेरे हिसाब से ये डेटा गड़बड़ है बुक में ही, ये 10⁻7 होना चाहिए जहाँ तक मेरा अंदाजा है। आप तो कोशिश करिएगा कि 10⁻7 से ट्राई करना, या पहले वाले 10⁻7 से ट्राई कर लेना, फिर सही करके लिखना तो ये आंसर सही हो जाएगा। मुझे लगता है 10⁻5 होना चाहिए था, जो माइनस लिखा है ना वो गड़बड़ लिखा है, क्योंकि इतनी कम स्पीड होती नहीं है फोटो इलेक्ट्रॉन की, तो लॉजिकली थोड़ा सही नहीं लग रहा है। आप क्वेश्चन में करेक्शन ही कर लो फिर सॉल्व करना, क्योंकि उससे लैम्डा नॉट पे तो नहीं फर्क पड़ेगा, वर्क वर्क फंक्शन पे प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू में जरूर फर्क पड़ेगा। ये मुझे लगता है 10⁻5 होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 54 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2.54, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही क्वेश्चन है। It's given if a photon of wavelength 150 picometer strikes on an atom and one of its inner bound electron is ejected out with the velocity this, calculate the energy with which it is bound with the nucleus। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने जिस एनर्जी को प्रोवाइड करा हुआ है उससे से जितनी एनर्जी से बाउंड था वो कंज्यूम कराएंगे और बची एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हुई, दिस इज इक्वल टू जो एनर्जी आपने स्ट्राइक कराई एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन समझ लो या इसी को, जो आपकी एनर्जी बाउंडेड है वो निकालनी है आपको। तो जितनी एनर्जी से न्यूक्लियस से बाउंडेड है वो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी और बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में प्रेजेंट होगी। समझ आ गई बात? तो सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये। भाई मैंने आपको क्या सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन को, जब मैंने, अगर आपको याद हो, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को फोटोन एब्जॉर्ब कराने की बात बताई थी तो आपको बोला था कि अगर ऐसा फोटोन एब्जॉर्ब कराते हैं जो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का होता है तो पहले वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है जो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड है, और बची एनर्जी उसके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वही कॉन्सेप्ट लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, जितनी एनर्जी आपने प्रोवाइड करी है उसमें से उसकी वो एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो जिससे वो न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर, स्पीड दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻7 स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा,
So 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ दे रखी है 150 पिकोमीटर। तो 150 पिकोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर माइनस 12 माइनस ई। यहाँ से सॉल्व करके ई निकालना है आपको। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ठीक से करिएगा जो मैंने बताया। इसमें अगर स्पीड 10 पावर माइनस 5 से आएगा तो 10 पावर माइनस 5 से ही करना। मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखना, हो सकता है सही भी हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि तब तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा एच की वैल्यू किससे सही आ रही है। क्योंकि प्लान कांस्टेंट की तो एक्चुअल वैल्यू हमें पता है ना, तो उसकी रेंज सही आनी चाहिए एकदम। अब एक बार सॉल्व करके देखना, अगर सही होगा तो सही रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पावर 7 से सही आना चाहिए, बट अगर नहीं फिट हो रहा होगा तो आप सही पावर कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना अभी? चलो, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2.61। 2.61 is given the position of the electron is measured within the accuracy of plus minus 0.002 nanometer। तो इससे आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पता चल गया। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.002 into 10 to the power minus 9 meters। Calculate the uncertainty in the momentum of the electron. Suppose the momentum of the electron is h upon 4 pi m 0.005 nanometer। Is there any problem in defining this value? तो वो अभी हम बाद में निकालेंगे, पहले आपको जरा वैल्यू निकाल के देखना है। तो पहले हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओ। डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहाँ से अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अगर हम लिखेंगे तो दिस इज वैल्यू इज h अपॉन 4 पाई। ठीक है, और ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से मीटर्स में, तो इंटू 0.002 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ये आपका ऐसा स्केल में वैल्यू आ जाएगी। उसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी h अपॉन 4 पाई, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इंटू, अगर नैनोमीटर वाले स्केल में लिखेंगे, या मतलब यही लिख दो, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लेना आगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आ गया। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन 4 पाई m 0.005 नैनोमीटर। अगर कोई मोमेंटम लिख रहा है h अपॉन 4 पाई इंटू 0.05 m, ये मोमेंटम रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो इससे ज्यादा है। अगर हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू भी लिखेंगे तो ये h अपॉन 4 पाई इंटू 0.002 नैनोमीटर से। तो अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी होगी तो एक्चुअल वैल्यू बड़ी आएगी। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्यादा है मोमेंटम की वैल्यू से, तो उसका मतलब जो आपने मोमेंटम डिफाइन किया वो गलत डिफाइन किया। तो अनसर्टेनिटी इज मोर देन द डिफाइंड वैल्यू। तो उसका मतलब जो वैल्यू आप लिख रहे हैं वो नहीं लिख सकते। आप एक्चुअल वैल्यू एरर से ज्यादा थोड़ी लिख सकते हो। जितनी एरर है उससे तो एक्यूरेटी होनी चाहिए ना वैल्यू। तो जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो हमारी वैल्यू ज्यादा आ रही है रादर देन जो डिफाइंड वैल्यू लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब वो वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड 65 या 63। क्वेश्चन नंबर 63 में देखो गिवन है the bromine atom possesses 35 electrons and it contains 6 electron and 2p orbital, 6 electron and 3p orbital, 5 electrons and 4p orbital. Which of these electron experience the lowest effective nuclear charge? तो 2 point lowest effective nuclear charge मतलब न्यूक्लियस से कितना कम अट्रैक्शन मिलेगा। तो अगर हम ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस का तो अट्रैक्शन लगता है और इनर शेल का रिपल्शन लगता है। तो जिसमें इनर शेल रिपल्शन सबसे ज्यादा लगेगा उसका लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। तो यहाँ से देखो, अगर हम इस 4p वाले इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो ये सब इसके लिए इनर इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं। तो लॉजिक इज more number of inner electrons, more number of inner shell electrons, more is repulsion, so lesser is the effective nuclear charge। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया?
शेल जितने अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही रिपल्शन देंगे इलेक्ट्रॉन को। इनर शेल की वजह से इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगेगा, तो जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन लगेगा। तो उसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट न्यूक्लियर चार्ज इसलिए आएगा 4p लिए। तो अगर हम लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखेंगे, इट विल बी फॉर 4p। ठीक है, इसके बाद 64 पूछा है आपने। 64 में पूछा अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जिसपे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। उसमें भी सेम लॉजिक लगाएंगे, जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। तो 2s और 3s में 2s का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा काउंट करेंगे, 4d और 4f में 4d का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा काउंट करेंगे, और 3d और 3p में 3p का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा काउंट करेंगे। क्योंकि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर है वो क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर 3s और 2s देखेंगे तो 2s इनर इलेक्ट्रॉन है, तो 2s के इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, 3s के लिए इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो 3s में रिपल्शन ज्यादा लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। 4d और 4f में भी सेम सिचुएशन है, 4d क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, 4f अवर फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा। तो 4f के लिए इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, रिपल्शन ज्यादा लगेगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। सिमिलरली 3p और 3d चेक करेंगे, तो 3p के इनर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, 3d के इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो 3d में ज्यादा रिपल्शन लगेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3d का कम हो जाएगा। ओके, इसके बाद 2.65 में लिखा था अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल, which electron will experience more effective nuclear charge from the nucleus। देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, its configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और सिलिकॉन लिखेंगे तो इट इज 14 1s2 2s2। अब ऑल्दो ये थोड़ा पीरियोडिक टेबल से रिलेवेंट बात हो गई, अभी हम लोग इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियोडिक टेबल में पूरा चेक करेंगे। तो 2p6 3s2 3p4 ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको पीरियोडिक टेबल के लॉजिक से समझ लेते हैं हम लोग। पीरियोडिक टेबल में अगर हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो अगर इसके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो उसमें जिस इलेक्ट्रॉन पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे चेक कर रहे हो उसके लिए 12 इलेक्ट्रॉन अंदर है और उसमें 13 इलेक्ट्रॉन अंदर है, जबकि सिलिकॉन के पास 14 प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन एक इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से ज्यादा काउंट करेंगे, तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिलिकॉन का ज्यादा रहेगा। समझ आया? जो एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लग रहा है, जबकि सिलिकॉन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे 13 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लग रहा है। तो 13 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नो डाउट 12 इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से ज्यादा होगा, बट 14 प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो 13 प्रोटॉन के अट्रैक्शन से भी तो ज्यादा होगा। तो एक प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो एक इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से ज्यादा रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है। समझ आई बात? तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर चेक करेंगे तो सिलिकॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमेशा सिलिकॉन का ज्यादा काउंट करेंगे। तो सिंपल रूल पे अगर याद करना है तो ये पीरियोडिक टेबल के रूल से डायरेक्ट लर्न करके रख सकते हो आप कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते हो जाता है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए केवल, बाकी होंगे लिए फिर इसको इफेक्टिवली कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4। तो सिंपल हो गया, n इक्वल टू 4 के लिए नंबर ऑफ सबशेल्स अगर लिखेंगे तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितना होता है n, नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ सेल इज 4। तो हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4, तो ये इक्वल टू n मतलब 4 हो जाएगा। और कौन सी चार सबशेल होंगी वो आप लिख भी सकते हो, 4s 4p 4d 4f।
4 सबशेल होंगे 4s 4p 4d 4f। उसके बाद बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल हैविंग ms इज इक्वल टू -1/2 और n इक्वल टू 4। तो अगर स्पिन क्वांटम नंबर लिखेंगे -1/2 तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हर सबशेल के इलेक्ट्रॉन आधे काउंट कर लेना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे तो आएगा 2n स्क्वायर, which is 2 into 4 स्क्वायर यानी कि 32। और इन 32 इलेक्ट्रॉन्स में से 16 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगा और 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा। तो उसने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट इन द सबशेल्स हैविंग ms इज इक्वल टू -1/2। तो ऐसे 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 16। ओके, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है, व्हिच इज व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 ऑफ He+ स्पेक्ट्रम। तो देखो He+ स्पेक्ट्रम में जो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन है, तो हाइड्रोजन क्या बताया था, n इक्वल टू 4 की एनर्जी 2 के बराबर होती है और 2 की एनर्जी 1 के इक्वल होती है। तो He+ का n इक्वल टू 4 और हाइड्रोजन का n इक्वल टू 1 सेम एनर्जी होती है, और He+ का n इक्वल टू 2 और हाइड्रोजन का n इक्वल टू 1 सेम एनर्जी होती है। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट, हीलियम की सेकंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट, हीलियम की फोर्थ ऑर्बिट, हाइड्रोजन की थर्ड ऑर्बिट, हीलियम की सिक्स्थ ऑर्बिट की एनर्जी सेम होती है। तो अगर हीलियम का ट्रांजिशन 4 से 2 हो रहा है, He+ का ये ट्रांजिशन 4 से 2 हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ये ट्रांजिशन 2 से 1 होगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना कुछ गैप लिखे, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस लिखना है आपको। डिफरेंस ऑफ एनर्जी लिखोगे तो ये एग्जैक्टली मैच कर जाएगा।